हेलो एवरीवन, दिस इज रचित। तो आज हम लॉज ऑफ मोशन लेके आए हैं विच इज़ द टॉपिक ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। तो लॉज ऑफ मोशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो पुश और पुल की फॉर्म में है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। तो लेट अस अंडरस्टैंड है क्या फोर्स है क्या। सपोज ये कोई ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक मीन्स कोई चीज है और अगर इसका मास m है तो ये बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट एक्ट ना करे। तो जैसे अगर मैंने इस ब्लॉक को पुश किया, पुश मींस इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, तो ये इसमें मोशन प्रोड्यूस होगा और वो मोशन इसको फॉरवर्ड लेके जाएगी। इट विल टेक दिस ब्लॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर इसी ब्लॉक को मैं बैकवर्ड्स पुल करूं, मींस पीछे खींचता हूं, दैट इज पुल। पुल इज आल्सो एक्सटर्नल एजेंट। ऑटोमेटिकली तो पीछे नहीं आ रहा है, इसके ऊपर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स दैट इज इट इज पुल। तो ये क्या करेगा, इसमें फिर से मोशन प्रोड्यूस होगा और वो मोशन किस तरफ होगा? दैट मोशन इज इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट मोशन इज इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो पुश और पुल की फॉर्म में है। तो फोर्स करती क्या है? फोर्स किसी भी चीज में या तो मोशन प्रोड्यूस करती है या मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। लेट अस टेक द एग्जांपल, एक बॉल पड़ी हुई है, बॉल ग्राउंड पे है। तो अगर इस बॉल को मैं पुश करता हूं तो इस बॉल जो रेस्ट में है, इनिशियली ये बॉल रेस्ट में है, तो इसमें मोशन प्रोड्यूस होगा। तो मींस पुश इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच इज प्रोड्यूसिंग अ मोशन इन द बॉडी। एक तो ये फोर्स होगी। या लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, लेट अस एक पत्थर पड़ा हुआ है और इस पत्थर का वेट है 500 किलो और मैं इसको पुश करता हूं। पुश इज एक्सटर्नल एजेंट, मींस इट इज अ फोर्स। बट यहां पे कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका क्या मतलब? क्या फोर्स नहीं लगी? फोर्स लगी बट इसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। मेरे फोर्स ने मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश की। तो फोर्स क्या है? ये एक्सटर्नल एजेंट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो या तो मोशन प्रोड्यूस करता है, वो या मोशन प्रोड्यूस करता है या ट्राई करता है मोशन को प्रोड्यूस करने की। एक इस तरह से आप फोर्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लगा सकते हैं, लेट अस सपोज ये बॉल यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, ऑटोमेटिकली इनिशियली ये मूव कर रही है, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है। तो मैंने क्या किया, इस बॉल के आगे आ गया, मैंने इस बॉल को धक्का दिया। मींस ये मूव कर रही थी, मैंने आगे से फोर्स लगाई। ये जिस तरह अगर ये कैप मूव कर रही है, मैंने आगे इसको फोर्स लगाई, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ये बॉल स्टॉप कर देगी, रुक जाएगी। तो मींस ये फोर्स एक यहां पे भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मैंने फोर्स लगाई तो मैंने उसको रोक दिया। अगर यही ऑब्जेक्ट बड़ा पत्थर होता, या मैं आपको कह सकता हूं, या यही ऑब्जेक्ट अगर ट्रक होता और मैं इसको अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता तो क्या रुकता? नहीं। बट क्या मैंने यहां पे ट्राई किया? यस, आई ट्राइज टू स्टॉप इट। तो फोर्स क्या करती है? फोर्स यहां तो मोशन प्रोड्यूस करती है या मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, या मूविंग ऑब्जेक्ट को ये रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। थर्ड एग्जांपल मैं दे सकता हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगा, अनलेस अनटिल मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज ना करूं। तो मतलब यहां से मैं एक और यहां पे कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि फोर्स डायरेक्शन को चेंज करती है, दैट इज इट चेंजेस द डायरेक्शन। फोर्स डायरेक्शन को चेंज करती है, दैट इज इट चेंजेस द डायरेक्शन और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन। या तो मेरी फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करेगी या कोशिश करेगी इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की। तो दिस इज व्हाट दी फोर्स इज। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, जो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो रेस्ट में है उसमें मोशन प्रोड्यूस करती है या मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोक सकती है या उसको रोकने की कोशिश करती है, या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। दिस इज व्हाट द फोर्स इज। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? देखिए, बाय डेफिनेशन इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन इट्स ओन। मींस सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, ये ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज दिस कैप इज एन ऑब्जेक्ट, ये यहां पे पड़ा हुआ है, रेस्ट में है,
क्या ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन चेंज करेगा? क्या ये यहां से यहां आ सकता है? नो, अपने आप पे ऑटोमेटिकली इट कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट अनलेस अंटिल मैं कोई फोर्स लगाता हूं तो इसको यहां से यहां तक लेके जाता हूं. दिस इज व्हाट द इनर्शिया इज. मींस कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है या कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनलेस अंटिल कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर एक्ट ना करे और उसको मूव कराने की कोशिश ना करे. दिस इज व्हाट द इनर्शिया इज. मूविंग ऑब्जेक्ट के केस में भी आपको एग्जांपल देता हूं. यहां पे फ्रिक्शन नहीं हमको कंसीडर करनी है. फ्रिक्शन एक फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट है जो चीज को रोकने की कोशिश करती है. लेट अस सपोज दिस पेन इज मूविंग. देखिए ये मूव कर रहा है. अब आप बोलेंगे ये रुक गया ऑटोमेटिकली. ये रुका क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सरफेस. फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है. अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहता, ये कभी नहीं रुकता अनलेस अंटिल इसके आगे में कोई ऑब्जेक्ट लाता जिससे ये रुक जाए. तो दिस इज व्हाट द इनर्शिया इज. मींस कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. खुद रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती और खुद मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती. दिस इज व्हाट द इनर्शिया इज. तो इनर्शिया तीन तरह के हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट इज रेस्ट. अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी. वो ऑटोमेटिकली अपनी रेस्ट स्टेट को मोशन में नहीं चेंज कर सकती. इसकी एग्जांपल देते हैं आपको. लेट अस सपोज ये एक बस है. बस इनिशियली बस रेस्ट में है और लेट अस सपोज यहां पे मैं इस बस में बैठा हूं. मेरा लोअर पार्ट दैट इज इन द कांटेक्ट विद द बस. बस इनिशियली रेस्ट में है तो मेरा लोअर पार्ट बस के साथ कांटेक्ट में है. लेट अस सपोज ये बस मूव करना स्टार्ट करती है. इट स्टार्टेड मूविंग. तो जो मेरा लोअर पार्ट है वो लोअर पार्ट इस बस के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा. बट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेरा अपर पोर्शन वहां पे ही रहने की कोशिश करेगा. इट रेजिस्ट द मोशन. तो इसकी वजह से आई विल फॉल बैकवर्ड्स. तो हमें धक्का लगता है जब भी गाड़ी आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ मोशन. मींस अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी, वो रुकने की कोशिश नहीं करेगी. तो इसकी एग्जांपल फिर से मैं बस से ही देता हूं. मैं फिर से बस लेता हूं. अब मैं इस बस में बैठा हूं, मैं इस बस में मूव कर रहा हूं. तो लेट अस सपोज ये बस, अब यहां पे मैं फिर से लिखता हूं इनिशियली दिस बस इज इन मोशन. ये मूव कर रही है बस. और अगर लेट अस सपोज यहां पे आगे कोई पत्थर गिरा हुआ है, देयर इज अ ब्लॉक, तो बस को यहां पे ब्रेक अप्लाई करने पड़ेगी. तो बस ने ब्रेक अप्लाई की, दैट मींस बस यहां पे रुक गई. मेरा जो लोअर पार्ट बस के साथ कांटेक्ट में था वो भी बस के साथ रुक जाएगा. बट मेरा अपर पोर्शन वो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन वो मूव करने की कोशिश करेगा. तो इसी वजह से मैं अपने मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा और इसकी वजह से मेरा जो अपर पोर्शन है इट विल फॉल फॉरवर्ड. तो हमें ऐसा ही होता है, सडनली हम गाड़ी पे ब्रेक लगा दे तो हम आगे की तरफ गिरते हैं. हमारे पांव कभी आगे की तरफ नहीं जाते हैं बट हमारी लोअर बॉडी वो आगे की तरफ झुकती है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन. बिकॉज हमारी बॉडी मोशन में है, मोशन में ही रहने की कोशिश कर रही है, वो रुकने की कोशिश नहीं कर रही. इसी की वजह से हम आगे गिरते हैं. थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया इज दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाने की कोशिश करेंगे. अगर आपके कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तभी आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे. ठीक है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल देता हूं. सर्कुलर रोड आता है तो सर्कुलर रोड में आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी में स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, आप सीधे आ रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे क्या है, आप स्ट्रेट मूव करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. जब कार यहां पे राउंड टर्न लेती है, जब कार यहां पे कर्व से राउंड टर्न लेती है तो जो पर्सन इस गाड़ी में बैठे होते हैं उनको एक आउटवर्ड फोर्स उनके ऊपर लगती है. उनके ऊपर एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है. इस टर्न पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से आदमी बाहर की तरफ गिरता है. ये बाहर की तरफ गिरने का मतलब क्या है? हमारी बॉडी स्ट्रेट मोशन में ही रहना चाहती है. ठीक है, तो हम आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट करते हैं बिकॉज हमारी बॉडी जो है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो मेंटेन करना चाहते हैं. और इस तरह के डायरेक्शन ऑफ मोशन को, इस तरह डायरेक्शन ऑफ मोशन को बोलते हैं दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मींस अगर हम अपने स्टीयरिंग को मूव ना करें तो हमारी बॉडी स्ट्रेट ही जाएगी, हमारी गाड़ी स्ट्रेट ही जाएगी. तो हम अपने स्टीयरिंग को मूव करके हम अपनी गाड़ी को इस कर्व पाथ पे मूव करने की कोशिश करते हैं. और इसकी वजह से आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे, आपको बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट होती है, आप बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द इनर्शिया इज. एंड इनर्शिया के तीन टाइप,
मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करोगे, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में हो तो मोशन में ही रहने की कोशिश करोगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मींस अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश करोगे। तो अगर आप उस डायरेक्शन से अलग होने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगेगी, तो आप उस फोर्स की तरफ झुकोगे। तो दिस इज व्हाट वी एक्सपीरियंस व्हाइल ड्राइविंग अवर कार्स। आई होप इनर्शिया मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आ रहे हैं हम न्यूटन के लॉज के ऊपर। न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं और उनमें से सबसे पहला लॉ है दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि बॉडी सेम इनर्शिया, यहां पे मैं आपको बताऊंगा सेम इनर्शिया की तरह ही है। ये न्यूटन का लॉ इनर्शिया ही है। देखिए, बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी, अनलेस अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है जो उसकी स्टेट को, मींस या तो वो रेस्ट में है उस रेस्ट की स्टेट को, या वो मोशन में है उस मोशन की स्टेट को चेंज करता है। मींस सिंपल लैंग्वेज में आपको फिर से समझाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये मोशन में ही रहेगा, अनलेस अनटिल रेस्ट की, अगर रेस्ट में है तो मैं फोर्स लगा के इसकी स्टेट को चेंज कर रहा हूं। स्टेट मींस फर्स्ट स्टेट इज इट्स रेस्ट, तो नेक्स्ट जब मैंने फोर्स लगाई इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसकी स्टेट होगी दैट इज द स्टेट ऑफ मोशन। यहां ये मोशन में है, मैंने आगे हाथ रख दिया, इसकी वजह से रुक गया, तो मोशन की स्टेट से किसमें चेंज हुआ, दैट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। एग्जांपल फिर से यहीं पे इस कैप की दूंगा, कैप रेस्ट में है, मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की तो ये रेस्ट में ही है, क्योंकि यहां पे मैंने कोई इसको धक्का नहीं दिया। धक्का क्या है, इस एक्सटर्नल फोर्स। तो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू। मींस जैसे हमारी किताबें हैं, हमारी किताबें टेबल पे पड़ी रहती हैं, ठीक है, अगर हम उनको पढ़ने के लिए ना उठाएं, उठाना मींस आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो आपकी किताबें वहीं के वहीं पड़ी रहेंगी। आपके एग्जाम आते हैं तब आप जाके उन किताबों को उठाने की कोशिश करते हैं, तो अनलेस अनटिल पूरे साल वो किताबें आपकी टेबल पे ही रहती हैं। तो वो क्या है, दैट इज दी न्यूटन फर्स्ट लॉ जो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो चीज रेस्ट में है रेस्ट में ही रहती है जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं। सेकेंड फिर से आपको बताऊंगा, ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है मींस न्यूटन फिर से एक्सप्लेन करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनलेस अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है। मतलब मैं यहां पे फिर से आपको बोल देता हूं, फ्रिक्शन इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है, मींस फ्रिक्शन इज एन एक्सटर्नल एजेंट, तभी आपके मोशन को रोकने का काम करती है फ्रिक्शन। जैसे ये पेन है, पेन मूव करता रहेगा अनलेस अनटिल इसको मैं रोकता नहीं हूं, तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट इसमें, थर्ड में किस तरह से आपको समझा सकता हूं, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाता रहेगा अनलेस अनटिल उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, अनलेस अनटिल उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। अगर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो ऑब्जेक्ट उसी पास में जाएगा। लेट अस सपोज ये एक बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं, मैंने यहां से एक पत्थर फेंका, ठीक है। नॉर्मली आप देखते हैं ये पत्थर इस तरह का पैराबोलिक पाथ, मींस जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, इस तरह का प्रोजेक्टाइल पाथ जिसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ये इस तरह का ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है। तो ये आप देख रहे हैं यहां पे कर्व ले रहा है, कर्व लेके ये ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, मींस इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। फेंका मैंने स्ट्रेट, बट ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। ये दूसरी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ दी फोर्स दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी इज इटसेल्फ इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मदर अर्थ। तो न्यूटन यहां पे बिल्कुल क्लियर करते हैं, रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा ऑब्जेक्ट जब तक अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। तो ये मैं तीनों आपको एग्जांपल दिए हैं, आई होप आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पे समझते हैं, दैट इज
न्यूटन सेकंड लॉ करने से पहले हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा, दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? ये आपके बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। लीनियर मोमेंटम क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, और इसको डिनोट किया जाता है p वेक्टर के साथ। ये एक, अगर लेट अस सपोज दिस इज मी, मेरा कुछ मास है m एंड आई एम मूविंग विद अ वेलोसिटी v, और मैं एक v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूं, तो मेरी बॉडी के अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। मेरी बॉडी के अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। उस मोमेंटम को मैं डिनोट करूंगा p वेक्टर के साथ। मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करूंगा और ये मोमेंटम होगा मेरे मास और मेरे वेलोसिटी के प्रोडक्ट। दिस मोमेंटम इज द रिजल्ट ऑफ माय मास, प्रोडक्ट ऑफ माय मास एंड वेलोसिटी। आई होप लीनियर मोमेंटम आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब इसी लीनियर मोमेंटम को देखते हुए हमें न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ना है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है जो हमारी बॉडी में लीनियर मोमेंटम जो चेंज होता है वो एक्सटर्नल फोर्स जो हमारी बॉडी पे अप्लाई हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं यहां पे आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं कि लेट अस सपोज फिर से मेरा मास m है और मैं v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक है। मींस आई एम मूविंग विद द मोमेंटम दैट इज p। मैं मूव करता रहूंगा, मेरा मोमेंटम यहां पे बिल्कुल सेम रहेगा, मेरे मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब लेट अस सपोज थोड़ी आगे जाने के बाद मेरा मोमेंटम जो p था, थोड़ी आगे जाने के बाद एक आदमी मेरे से कोलाइड करता है। क्या इसकी वजह से मेरी वेलोसिटी में थोड़ी कमी आएगी? मेरी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी? ये जो मेरी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसकी वजह से जो मेरा मोमेंटम है, मेरा मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा, दैट इज वेलोसिटी। फिर से प्रोडक्ट मेरा डिफरेंट आएगा। तो जो मेरे मोमेंटम में चेंज आ रहा है, मींस दिस इज माय फाइनल मोमेंटम, दिस इज माय इनिशियल मोमेंटम। जो मेरे मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ये इस आदमी से टकराने पे क्या फोर्स मेरे पे एक्सर्ट हुई है, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मेरी बॉडी इनिशियली मेरा मास m है, वेलोसिटी v1 है, लेट अस सपोज v1 है, मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे में कुछ मोमेंटम है, तो मेरे आगे कोई फोर्स नहीं है, तो मैं मूव कर रहा हूं विद मोमेंटम p। अब लेट अस टेक इट p1 इनिशियल मोमेंटम। अब मैं आगे मूव किया, एक आदमी आया, एक आदमी के साथ मैं टकराया, मींस एक आदमी ने मुझे धक्का दिया, तो क्या पर मेरी स्पीड, मैं रुका नहीं, मेरी स्पीड कम हुई, मेरी वेलोसिटी थोड़ी कम हुई। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्या मेरी वेलोसिटी कम हुई या नहीं हुई? मींस मेरा जो फाइनल मोमेंटम होगा, क्या उसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा? यस, चेंज आएगा। तो जो चेंज आया है, मींस जो चेंज आया है वो चेंज होगा p2 माइनस p1, और ये जो p2 माइनस p1 है, ये उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो लेट अस स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस। एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि p मोमेंटम है हमारा और f जो है फोर्स मेरी बॉडी पे लगाई गई है, f मेरी बॉडी पे फोर्स लगाई गई है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मींस जो फोर्स मेरी बॉडी पे लगेगी उसकी वजह से मेरे मोमेंटम में चेंज आएगा। तो जो चेंज होता है उसको dp बाई dt के साथ हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो यहां पे कांस्टेंट का साइन है, तो कांस्टेंट साइन है k, तो क्या होगा? f इज इक्वल टू k dp बाई dt, ठीक है। बट यहां पे हम जानते हैं हमारा मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो ये होगा k d mv अपॉन dt, mv अपॉन dt। तो m इज ए कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो मास मेरा कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशिएशन के केस में बाहर आ जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू k m dv बाय dt। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, जो dv बाय dt हमारा होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, दैट इज a वेक्टर। तो हम इसकी जगह हम a लिख सकते हैं, दैट इज km a वेक्टर। और एक बात याद रखिएगा, SI यूनिट्स में
SI यूनिट्स में जो K की वैल्यू है वो 1 है, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू M इंटू A वेक्टर. दिस इज व्हाट योर न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज. दिस इज व्हाट योर न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज. आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और एक चीज और हमें यहां पे ध्यान रखना है, तो SI यूनिट क्या होगा इस फोर्स का? फोर्स का SI यूनिट क्या होगा? जो ये हमारा M A आई है, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू A, तो फोर्स का SI यूनिट होगा दैट इज न्यूटन. स्मॉल n गाइस, स्मॉल n. कैपिटल N, अगर दो चीजें यहां पे देखिए, कैपिटल N वाला न्यूटन एंड स्मॉल n वाला न्यूटन. ये जो स्मॉल n वाला न्यूटन है, इट इज द SI यूनिट, इट इज यूज्ड टू डिनोट SI यूनिट. और कैपिटल N वाला न्यूटन, दैट इज इट मेंशन द साइंटिस्ट, कि कौन सा साइंटिस्ट था, दैट वाज द न्यूटन. ठीक है गाइस, आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो SI यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. और CGS में, सेंटीमीटर ग्राम स्केल में, इसका यूनिट है दैट इज डाइन. दैट इज डाइन. और एक बात याद रखिएगा, एक न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. 10⁵ डाइन. आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहां तक न्यूटन के सेकंड लॉ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा. तो न्यूटन का थर्ड लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू सो मच.